जय हिंद दोस्तों। प्रीत एजुकेशन जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रीत और आप देख रहे हैं प्रीत एजुकेशन जोन। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर और करंट अफेयर में समसामयिकी, जो क्रॉनिकल का समसामयिकी है उसका अध्ययन करने वाले हैं। जनवरी 2023 का अंक है ये। और जैसा कि देखिए, क्रॉनिकल खरीदते सभी लोग हैं और इसको पढ़ते भी सभी लोग हैं। बस होता क्या है, हम ये नहीं समझ पाते इसमें कहाँ चीज़ों को ऐड करना है, कौन सी चीज़ों को छोड़ देना है, सिर्फ किस चीज़ को याद रखना है। यूं तो ये 70-80 पेज का ये होता है। इसके बाद तैयारी करने वाले योजना भी पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र भी पढ़ते हैं, तो एक दिमाग में कितना कुछ रखिएगा। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम क्रॉनिकल का हर मंथ अध्ययन किया करेंगे और एक होलिस्टिक अप्रोच से अध्ययन करेंगे। उसमें कौन सी चीज कहाँ ऐड करनी है, कहाँ छोड़नी है, और आपका बहुत ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला वही जो आपका एक साक्षात्कार रहता है हमेशा। उसके बाद राष्ट्रीय खबरों में कुछ 8-10 खबरें दी गई, आर्थिकी में कुछ 8-10 मुद्दे दिए गए हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य दिया गया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में दिया गया है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में 5-6 टॉपिक दिए गए हैं। रिपोर्ट और सूचकांक में दिए गए हैं 5-6 टॉपिक। इनमें क्या कौन कौन सा जरूरी सूचकांक है, कौन कौन सी रिपोर्ट बहुत जरूरी है, वो देखेंगे। योजना और कार्यक्रम में 5-6 योजनाएं दी गई हैं। बैंकिंग, फाइनेंस सेवा और बीमा पर बात की गई है। उसके बाद राज्य स्तरीय खबरें दी गई हैं, कुछ खेलों के बारे में दिया गया है, वन लाइनर करंट अफेयर दिए गए हैं। उसके बाद प्रश्न उत्तर का सार और जीके जीएस यानी जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको दिखाया गया है। उसके बाद पूरी करंट अफेयर बुक में से जो क्वेश्चन बने हैं उनको दिखाया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य में। राष्ट्रीय परिदृश्य में आपका जो पहला टॉपिक है वो है आपका यूनेस्को इंडिया अफ्रीकी हैकेथॉन कि 25 नवंबर 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकेथॉन के समापन सत्र को संबोधित किया। अब देखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। इस हैकेथॉन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूनेस्को के सहायक महानिदेशक फिरामिन एडवर्ड मोटाकू सहित 13 अफ्रीकी देशों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। यह विश्व को बदलने वाली क्षमता वाले संभावित स्टार्टअप्स तैयार करने की नींव के रूप में कार्य करता है। छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों और भारत के अनुसंधान समुदाय और अपने अफ्रीकी साझेदारों को इसके एक मंच पर साथ लाता है, जो अपने देशों के सामने आने वाली आम चुनौतियों, सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करता है। देखिए, जो इतनी चीज है उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद ये वाली जो बात है, आप चाहें, आपकी मर्जी है, आप इसको लर्न बस कर लीजिए। और देखिए, आप क्रॉनिकल खरीदिए जरूर, क्योंकि कि हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ, इसमें से आप कितना स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कितना नोट कीजिएगा आप कॉपी में, इस सब में क्या होता है, वक्त व्यर्थ होता है। आप क्रॉनिकल को खरीद लीजिए और जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद आप उसको रीड कीजिए, या फिर आप पहले रीड कर लीजिए, उसके बाद आप वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि चीजों को कहाँ छोड़ना है, कहाँ ऐड करना है। इस तरह से आप वीडियो में देख के उसके बाद आप नोट करिएगा तो टाइम वेस्ट होगा और काफी वक्त जाएगा। और अगर स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा या फिर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाए, तो उस सब में क्या होता है, मेरा जो अनुभव है वो ये है कि जितना भी पीडीएफ होता है, जितना भी स्क्रीनशॉट होता है, मुझे लगता है कि वो फोन में ही बस पड़ा रह जाता है। अब देखिए, इसमें ऐड क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ लिखा हुआ है, भारत अफ्रीका हैकेथॉन का समापन सत्र संबोधित किया किसने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। ठीक है, इसका उद्घाटन तो आपको जानना ये है कि इसका उद्घाटन किसने किया था। मैं जो भी लिखूंगी एडिशनल वो यहीं लिखूंगी, आप प्लीज समझने का प्रयास करें। इसका उद्घाटन जो किया था आपके सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। आई होप आप देख पा रहे होंगे। और देखिए, इसको आयोजित कौन कर रहा है आपको वो देखना है। जो आयोजित कर रहा है वो यहाँ लिखा नहीं गया है, जो आयोजित कर रहे हैं वो शिक्षा मंत्रालय का एक जो सेल है, तकनीकी सेल, वो कर रहा है। आपको बस ये याद रखना है कि शिक्षा मंत्रालय इसको आयोजित कर रहा है। ठीक है, प्लस ये देखना है कि इसमें अब यहाँ लिखा हुआ है फिरामिन एडवर्ड मोटाको सहित 13 अफ्रीकी देशों। आपको बस ये याद रखना है कि इसके भारत के साथ साथ 22 अन्य कंट्रीज इसमें हिस्सा लेंगे। और क्या है इसमें, है कि जो अफ्रीकी छात्र हैं, अफ्रीकी छात्रों को इनवाइट किया जाएगा या उनको भाग लेने का मौका मिलेगा भारतीय छात्रों के साथ इनोवेशन और तकनीकी पर काम करने का, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और टेक्निक्स पर काम करने का। ठीक है, और इसके जो विषय थे वो इस बार क्या क्या थे, विषय मैं ऊपर लिख रही हूँ, इधर ज्यादा डार्क हो रहा है। विषय था आपका शिक्षा, ऊर्जा,
कृषि, स्वास्थ्य और पेयजल स्वच्छता। बस इतनी सी बात आपको इसमें जाननी है, बाकी यूनेस्को के बारे में सभी जानते हैं। बस ये जान लीजिए कि ये अफ्रीकी हैकेथॉन है, जो वो क्या होता है, तो ये ईयरली एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है और लगभग 1 से 2 दिन का होता है, तकरीबन 36 से 48 घंटे का। बस ये है यूनेस्को इंडिया अफ्रीकी हैकेथॉन और ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इस बार ये भारत के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से भी ये खबर महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यह है 21वीं विश्व कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन किया गया है। 18 से 21 नवंबर 2022 को 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा मुंबई में आयोजित की गई है। बस इतनी बात याद रखनी है। इसकी जो थीम थी वो थी बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। और देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है, लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला जी हैं, इन्होंने इसको संबोधित किया और ये वाली लाइन जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नई अर्थव्यवस्था के संत के रूप में वर्णित किया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट को नई अर्थव्यवस्था के संत के रूप में वर्णित किया गया है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यह विश्व में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के क्षेत्र में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा पेशेवर निकाय है। यह कारपोरेट मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। अहम बात यह है कि ये जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ये भारत के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगला बिंदु है, और देखिए इसमें यह भी कहा, कांग्रेस के इतिहास में, यानी जो अभी तक इसके कांग्रेस होते रहे हैं, उनके इतिहास में पहली बार इसे हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने मुंबई में आयोजित इन मार्को 2022 में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो कार्बन है, कार्बन न्यूट्रलिटी और वित्तीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। एक्चुअली कार्बन उदासीनता जब कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि जो आपका कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने का लक्ष्य रखा जा रहा है। तो भारत में कार्बन उदासीनता और वित्तीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा पत्तन और पोत परिवहन को ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली बनाना है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि केंद्र पोत और पोत परिवहन क्षेत्र का समर्थन के लिए कई तकनीकों का उपयोग करेगा, जैसे जीपीएस वगैरह का उपयोग करेगा। देखिए, एग्जाम में इसका पूरा नाम इस तरह से भी लिखा रह सकता है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जीपीएस। ठीक है, तो भूलिएगा मत। यह स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री परिवहन में मूल्यवान शिक्षा, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में हस्तांतरण भी करेगा। अहम बिंदु जो है वो ये है कि भारत अपने सभी प्रमुख बंदरगाहों में बिजली की कुल मांग में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्तमान में 10% से कम है। बंदरगाहों ने 2030 तक प्रति टन कार्गो कार्बन उत्सर्जन में 30%, देखिए इसको याद रखिएगा, कार्बन उत्सर्जन में जो कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है उसको 30% रखा गया है। हरित पोत परिवहन से संबंधित ग्रीन पोर्ट से संबंधित एक पायलट प्रोजेक्ट का संचालन करने के लिए आईएमओ ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना के अंतर्गत भारत का चुनाव पहले देश के रूप में किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, एक ग्रीन पोर्ट, ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, वैश्विक स्तर पे जो चल रहा है, उसमें भारत का चुनाव पहले देश के रूप में किया गया और 2050 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होने की संभावना है। आईएमओ ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना। ठीक है, हालांकि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत का चुनाव पहले देश के रूप में किया गया है। पेरिस समझौते के अंतर्गत 2021-2030 की अवधि के लिए भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान निर्धारित किया हुआ है, जिसमें वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन की गहनता में 33 से 35% कमी लाना है। भारत इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर है और पहले ही कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का 24.5% से ज्यादा प्राप्त कर चुका है। और देखिए, ये बात भी अहम है, वैश्विक स्तर पर वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा जो बिजली क्षमता है वो 4थे स्थान पर है, पवन ऊर्जा 4थे स्थान पर और सौर ऊर्जा जो है वो 5वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दा आपका है नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बहुत बहुत जरूरी है, ये पॉइंट बहुत जरूरी टॉपिक है। 18 नवंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने हेतु तीसरे नो मनी फॉर टेरर, तीसरे का मतलब ये है कि इससे पहले 2 और हो चुके हैं, तो वो पता करने कहाँ कहाँ हुए हैं, कि प्रथम सत्र की अध्यक्षता की। तो देखिए, इसमें जो पहला हुआ था
वो आपका हुआ था, ये 2018 से शुरू हुए थे, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, ठीक है। और पहला जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, और दूसरा आपका जो हुआ था वो हुआ था 2019 में ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद ये अब 22 में हो रहा है, यानी दूसरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, फिर तीसरा 2022 में अब भारत में हो रहा है। लेकिन इसके बीच में हुए क्यों नहीं, तो सबको पता है, कोविड पैंडेमिक की वजह से, ठीक है। इसका जो थीम है वो ये है, आतंकवाद और आतंकवादियों को वित्त उपलब्ध कराने की वैश्विक प्रवृत्ति। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह सम्मेलन भाग लेने वाले देशों और संगठन को आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय शासन की प्रभावशीलता के साथ साथ उभरती चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श करने के लिए अनूठा मंच प्रदान करता है। यह सम्मेलन पिछले 2 सम्मेलनों, अप्रैल 2018 में पेरिस और नवंबर 2019 में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। अमित शाह ने इस सम्मेलन में वैश्विक समुदाय को नो मनी फॉर टेरर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टेरर फाइनेंसिंग के मोड मीडियम मेथड को समझकर उन पर कड़ा प्रहार करने में वन माइंड वन अप्रोच के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। ये देखिए, ये वाला जो टॉपिक है आपका प्री एंड मेंस दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म के वित्त पोषण के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी 6 स्तंभों पर आधारित है, जो इस प्रकार है। लेजिस्लेटिव और टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क को मजबूत करना, यानी टेक्नोलॉजी को मजबूत करेंगे। व्यापक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का निर्माण करेंगे, एक बड़ा रोड मैप तैयार करेंगे। कानूनी संस्थाओं और नई तकनीकी के दुरुपयोग को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा समझ, जिस तरह से आपका बिटकॉइन वगैरह, क्रिप्टो करेंसी वगैरह ये चलता है, तो इनको बहुत जल्दी से ट्रेस नहीं किया जा सकता। इसलिए तकनीकी का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर रोक लगाई जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ अपना कोऑपरेशन स्थापित करेगा। सटीक इंटेलिजेंस साझा करने का तंत्र बनाएगा, एक इन्वेस्टिगेशन एवं पुलिस ऑपरेशंस को मजबूत करेगा और संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करेगा। देखिए, अहम बात यह है कि ये 2018 में पहली बार आयोजित किया था, तो इसको करती कौन सी संस्था है, जो है FATF, सब लोग जानते होंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके द्वारा किया जाता है। और ये जो FATF है, इसका गठन आपका 1989 में हुआ था, ये टेरर एक्टिविटीज को देखते हुए। और ये संस्था एक तो आपका मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करती है और टेरर फंडिंग, इन सब चीजों पर आए दिन आपने खबरें देखी होंगी कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो ये जो ग्रे लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट है, इनका मतलब क्या होता है? तो जो ग्रे लिस्ट है उसका मतलब ये है कि कोई भी देश ऐसा है जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में अक्षम रहा, ठीक है। और ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हैं जो सहायता करते हैं अन्य देशों को, वो अब वित्तीय सहायता देना बंद कर देंगे अमुक देश को, ठीक है। अभी फिलहाल FATF में कितने कंट्रीज शामिल हैं, तो मैं इस बात को यहाँ ऊपर लिख रही हूँ। FATF में भारत सहित 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हैं, जिनमें से आपका एक संगठन है यूरोपीय संगठन और दूसरा आपका है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। और भारत इसका सदस्य जो बना था वो 2010 में बना था, ठीक है। तो इतनी चीजें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको देखना है। नेक्स्ट है, त्वांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया। 21 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने पुनर्निर्मित त्वांग युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया है। त्वांग में विस्तरित और पुनर्निर्मित इस युद्ध स्मारक को 1962 के भारत चीन युद्ध के 60वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह स्मारक 1962 के युद्ध के शहीदों की, सैनिकों की याद दिलाता है। यह न केवल नागरिकों को लाभान्वित कर रहा है, बल्कि इसने भारतीय सेना की उपस्थिति और रसद को कई गुना भी बढ़ा दिया है। अगला है इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन। 17 नवंबर 2022 को रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव अरुण बरोका ने नई दिल्ली में इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया। इसका विषय है बोर्ड रूम्स टू कम्युनिटी EAG, कार्बन न्यूट्रलिटी, ऑपरेशनल सेफ्टी, ग्रीनर सॉल्यूशंस। उद्देश्य क्या है? रसायनों के संपूर्ण जीवन चक्र के प्रबंधन में स्थिरता को बढ़ावा देना। इसमें 3 संस्थाएं शामिल हैं। एक तो भारत का आपका रसायन और उर्वरक तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशन। ये तीनों संस्थाएं संयुक्त रूप से मिलकर इसको आयोजित कर रही हैं। नेक्स्ट है इंडिया मेड टेक एक्सपो। नई दिल्ली के एयरो सिटी ग्राउंड पर सरकार द्वारा अब तक की पहली प्रदर्शनी, पहली बार ये हो रहा है, इंडिया मेड टेक एक्सपो का आयोजन कर रहा है। पहले इसका आयोजन 9-11 दिसंबर को होना था, लेकिन अब ये होगा जनवरी 2023 में। पहले ये 2022 में होना था। इस नेटवर्क के लिए अवसरों का सृजन, भारत में इस सेक्टर के और विश्व स्तर पर इसके योगदान की क्षमता में विकास के लिए सहयोग करना है। 3 दिन तक चलने वाली ये IMTE यानी कि इंडिया मेड टेक एक्सपो अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन केंद्र सरकार के अधीन औषधि विज्ञान विभाग कर रहा है। केंद्र सरकार के अधीन औषधि विज्ञान, इसके आयोजन में चिकित्सा उपकरण उपयोग
इसके आयोजन में चिकित्सा उपकरण उद्योग संघ सहयोग कर रहे हैं। प्रदर्शनी के आयोजन में फिक्की समन्वय कर रहा है। 30 सितंबर 2022 को इंडिया में टेक एक्सपो की वेबसाइट लॉन्च की गई थी और कार्यक्रम का परिचय प्रपत्र भी जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट आंकड़े जो हैं वो ये हैं कि भारत में चिकित्सा उपकरण सेक्टर का मौजूदा बाजार अनुमानतः 11 अरब अमेरिकी डॉलर का है। भारत में इस सेक्टर की विकास स्थिति पिछले दशक के मद्देनजर चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर का 10.12% है। इसमें यह क्षमता है कि 2030 तक यह 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। तो मार्केट को बढ़ावा देना है, मेडिकल मार्केट को। ये जो मार्केट है दुनिया के सामने चिकित्सा उपकरण इकोसिस्टम का पूरा परिदृश्य प्रस्तुत करेगा। भारतीय चिकित्सा प्रौद्योगिकी सेक्टर को ब्रांड के रूप में पेश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोप 27 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया। ये देखिए कोप 27 से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन की 27वीं बैठक में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। भारतीय मंडप का विषय क्या है? लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली। लोगो आप देख सकते हैं, ये लोगो है। दरअसल ये किताब में इस तरह से है, आप इसको स्क्रीन पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये ग्रीन कलर का है। मंडप का जो डिजाइन है वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर और कलर भी देख सकते हैं। मंडप में प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया गया है। मंडप इसके प्रतीक में हरे रंग का उपयोग किया गया है। यह हरा रंग हरी भरी धरती का सूचक है। परिधि जो है प्रतीक के परिधि पर अलंकृत पत्ती प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। जितनी ये पत्तियां बनी हुई हैं इसकी परिधि पे ये नेचर का जो है प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यह प्रतीक यह प्रदर्शित करता है कि भारत सरकार की विभिन्न पहलों के माध्यम से प्रकृति के साथ संतुलन और तालमेल कैसे बिठाया जाए। जो मिडिल पोर्शन है उसमें एक सूर्य के जैसा चिन्ह बना हुआ है और उसके अंदर एक पेड़ बना हुआ है जो कि क्या कर रहा है, मध्य भाग सूर्य के साथ संतुलित प्रकृति का प्रतीक जिसमें पेड़ पहाड़ पानी और जैव विविधता शामिल है उसमें दिखाया गया है। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यह नारा जीवन के मूल संदेश सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी के सुख की कामना से प्रेरित है। नेक्स्ट है आपका गंगा उत्सव नदी महोत्सव। तो ये 4 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा नई दिल्ली में हुआ ये। और ये गंगा उत्सव जो है नदी महोत्सव का 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का मुख्य उद्देश्य भारत की सभी नदियों का उत्सव मनाना है। एक तरह से कहें तो NMGC 2017 से हर साल 4 नवंबर को गंगा उत्सव मना रहा है। वर्ष 2008 में इसी दिन गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा उत्सव 2022 आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित है जिसे भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसलिए अगस्त 2023 तक गंगा और इसकी सहायक नदियों के बेसिन वाले शहरों में 75 अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। देखिए अहम फैक्ट है वो ये है कि 6वां संस्करण है। 6वें का मतलब ये है कि तो 5वां संस्करण कब हुआ था। अहम बात ये है कि यहाँ 6ठे संस्करण का आयोजन 2 सत्रों में किया गया है। और देखिए इससे पहले अब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं या आएंगे तो उसमें यदि पूछा जाए कि इससे पहले का सम्मेलन कब हुआ है तो आमतौर पर 2019 ही ऑप्शन में सही होगा क्योंकि पैंडेमिक के चलते बाकी सारे जो प्रीवियस सम्मेलन है वो 2019 के बाद से या जो ईयरली सम्मेलन थे जिनको पर ईयर आयोजित किया जाता था वो 2019 के बाद से 2 वर्षों तक लगभग स्थगित से रहे। और ये नदी उत्सव मनाया क्यों जाता है? सिंपल सी बात है, नदियों के कायाकल्प उनमें प्रदूषण की स्थिति को सुधारने के लिए और अन्य चीजों पर ध्यान देने के लिए इसको मनाया जाता है। और यहाँ कहा यह गया है कि इसका नाम गंगा नदी उत्सव जरूर है लेकिन इसका जो आगामी या प्रसारित उद्देश्य है वो ये है कि सभी नदियों का उत्सव मनाया जाएगा। इन सभी नदियों पर ध्यान दिया जाएगा। और ये 2017 से हर साल मनाया जा रहा है यानी पहला संस्करण जो था वो 2017 में आयोजित किया गया था। थोड़ा सा और अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो ये मनाया क्यों जाता है। 2008 में आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था इसी दिन, इसलिए ये मनाया जाता है। और शुरुआत में जो ये कार्यक्रम था इसका नाम कुछ इस तरह से था, एक शाम गंगा के नाम। उसके बाद वर्ष 2018 में इसको नाम दिया गया बाल गंगा मेला। तो इसके बारे में इतनी जानकारी जानना आपको आवश्यक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला मुद्दा है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट। 7 नवंबर 2022 तक लंदन में चले वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी में सहभागिता की। देखिए इतनी बड़ी बात को बस इस तरह समझिए कि 7 से 9 नवंबर के बीच में जो लंदन में एक मार्केट या प्रदर्शनी आयोजित करी गई थी जिसको नाम दिया गया था वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट। और ये जो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट है दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है।
जो कि लंदन में आयोजित की जाती है और भारत ने भी यहाँ पे हिस्सा लिया। इसकी थीम क्या थी? द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। वो इसलिए इस थीम को आप जोड़ सकते हैं कोविड से कि आफ्टर 2 ईयर अब जाके सभी देश लगभग पूरी तरह से ट्रैवलिंग का प्रसार कर रहे हैं या ट्रैवलिंग को खोल रहे हैं वैश्विक स्तर पर। तो बस इसीलिए था। इसमें भारत प्रदर्शन करेगा और ऐसा उद्देश्य लेके प्रदर्शन करेगा जो भारत के पर्यटन के लिए दूसरे देशों को आकर्षित कर सके। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है 7वां भारत जल सप्ताह। 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो द्वारा 7वां इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया गया। और सिंपल सी बात है, जिस तरह से हमने यहाँ देखा था कि 7वां इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया गया, तो 6वां जो हुआ रहा होगा वो 2019 में हुआ होगा। ठीक है, हुआ होगा नहीं, 2019 में ही हुआ था। ठीक है। और ये जो वाटर वीक है 2012 से लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। पहला जो हुआ था 2012 में हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत जल सप्ताह में डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल, यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में लगभग 80% जल संसाधन जो है कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। नोएडा उत्तर प्रदेश में पहला जीरो डिस्चार्ज सिटी बना है। अगला मुद्दा है भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर। 2 नवंबर 2022 को संचार मंत्रालय भारत सरकार के डाक विभाग के अंतर्गत स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा श्रीनगर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इसका लक्ष्य क्या था? महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा। और किस पहल के अंतर्गत? निवेशक दीदी। और ये जम्मू कश्मीर और ये श्रीनगर के डल झील में। ठीक है, ये बात याद रखनी है। डल झील में ये तैरता हुआ एक फ्लोटिंग बोट पर एक शिविर चला था। और देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट के बारे में फैक्ट दिया गया है। यह डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया था। पोस्ट पेमेंट बैंक नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। और ये क्यों शुरू किया गया था? कि आम जनमानस के लिए सुविधाजनक और भरोसेमंद बैंक की व्यवस्था करना। भारत सरकार का इस पर पूरी तरह से स्वामित्व है। ठीक है। अगला आपका शिल्प समागम 2022। 2 नवंबर 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया है। 15 दिनों तक ये दिल्ली हाट के नाम से INA में चला। इस प्रदर्शनी के दौरान 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया और बिक्री की गई। और प्रदर्शन में आप देख सकते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, इनके जो मुख्य उत्पाद हैं उन पर आप ध्यान दें। आगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार वर्ष 2001 से लाभार्थियों के लिए दिल्ली हाट, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और सूरजकुंड शिल्प मेला में प्रदर्शनी का आयोजित करके अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों से संबंधित लाभार्थियों को विपणन मंच प्रदान कर रहा है। 2001 से न केवल आपका जो शिल्प समागम दिल्ली हाट के नाम से आयोजित किया गया उसमें, बल्कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और सूरजकुंड शिल्प मेला। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए ये सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, किस प्रदेश में? उसके बाद बात आती है व्यापार सेवा अधिकारियों का पहला सम्मेलन मंथन 1.0 नाम दिया गया इसको, मंथन 1.0। बस इतना याद कर लीजिए कि ये जो पहला सम्मेलन मंथन 1.0 गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया गया है। ठीक। और देखिए अगला मुद्दा है आपका G20 लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये तो एक्चुअली ये टॉपिक नहीं, ये इस टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका G20 समिट। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के G20 की अध्यक्षता के लिए वर्चुअल माध्यम से लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। G20 का यह लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है। केसरिया, सफेद और हरा और नीला रंग है इसमें। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को पृथ्वी के साथ जोड़ा गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। चैलेंजेस के साथ साथ हम विकास कर रहे हैं। चैलेंजेस जैसे कि आपका पेंडेमिक आया हुआ था, उसके साथ हमने विकास किया। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के धरती के अनुकूल उस दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस लोगों में जो बनी हुई पृथ्वी है वो जीवन के प्रति भारत के धरती के अनुकूल उस दृष्टिकोण को दिखाती है जो हम नेचर के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करके चल रहे हैं। G20 के लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत अच्छे से। थीम वसुधैव कुटुंबकम है इसकी, एक धरती एक परिवार एक भविष्य, इसका जो एक कह सकते हैं टैगलाइन है। और जो वसुधैव कुटुंबकम है वो वाक्य आपको पता है कौन से उपनिषद से लिया गया है? इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये प्रश्न छोड़ते हैं आपके लिए। और G20 इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर एक सेपरेट लेक्चर तैयार हो सकता है। फिलहाल हम इसमें थोड़ी बहुत चीजें आपको बता देते हैं, जैसे कि G20 की जो अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा है, ये 18वां सम्मेलन है और भारत पहली बार कर रहा है अब तक के इतिहास में। अब तक 18 मीटिंग हो चुकी है लेकिन भारत पहली बार अध्यक्षता कर रहा है।
इससे पहले जो की थी वो इंडोनेशिया ने की थी सन 2022 के लिए। भारत जो कर रहा है वो 2023 के लिए कर रहा है और इसके बाद करेगा ब्राजील 2024 के लिए और इंडोनेशिया से पहले किया था इटली ने। अब एक अहम चीज यहाँ देख लीजिए कि यहाँ जो 3 देश एक साथ होते हैं इनको ट्राइको कहा जाता है। यानी एक जो आपका देश है वो है पूर्ववर्ती और ये वर्तमान, उसके बाद एक आगामी या भावी अध्यक्ष देश। इसी तरह से अगर अभी देखा जाए तो वर्तमान में भारत है, आगामी या भावी अध्यक्ष ब्राजील होगा। ब्राजील भारत से अध्यक्षता ग्रहण करेगा। अभी भारत ने अध्यक्षता ग्रहण करी है इंडोनेशिया से। और G20 होता क्या है तो सबको पता है, ये एक ऐसा संगठन है जो 1999 में स्थापित किया गया था। इसमें विश्व की जीडीपी का लगभग 85% इकोनॉमिक जोन शामिल है और विश्व की आबादी का लगभग 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है ये। इसमें 19 देश हैं और प्लस आपका यूरोपीय संघ है, इसलिए इसको G20 कहते हैं, ठीक है। जो भी देश इसकी अध्यक्षता लेता है उस देश में ये पूरे वर्ष में आयोजित होता है और पूरे वर्ष में लगभग 200 से अधिक मीटिंगें कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत में ये 200 से अधिक बैठकों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें से आपकी उद्घाटन बैठक आपकी दिल्ली में हुई थी और देश में लगभग 56 स्थानों को चुना गया और देश में 40 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे इसमें, ठीक है। इतनी जानकारी आप याद कर लीजिए। और एक अहम बात यह है कि इसमें अध्यक्ष के तौर पे मतलब देश ही अध्यक्ष के तौर पे है, बाकी इसमें कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनता है। जो लीडरशिप में जो व्यक्ति रहता है उसको शेरपा नाम दिया जाता है और वर्तमान में जो शेरपा बने हुए हैं वो हैं आपके सीईओ, नीति आयोग के एक्स सीईओ कह सकते हैं आप, अमिताभ कांत जी। आई होप आप सब लोग इसमें ठीक से देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे हैं तो अच्छे से सुन तो पा रहे होंगे और इसको समझते हुए चलिए। बस मैं इसको कहीं अलग से आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये यही ठीक है, इसी जगह ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ आप पढ़ रहे हैं और यही सही है। आगे फैक्ट्स में बात करते हैं। G20 की स्थापना वही बात है जो हम बता चुके हैं 1999 एशियाई वित्तीय संकट के बाद। आप इसको खुद पढ़ लीजिए। ऐसे देशों का समूह जो 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनसंख्या के तौर पर 2/3 जनसंख्या समाहित है। और केवल लोगो ही नहीं, G20 की वेबसाइट भी जारी करी गई है, इस www.g20.in। आगे चलते हैं, वीरांगना सेवा केंद्र। दिल्ली कैंट स्थित भारतीय सेना ने टेकिंग केयर ऑफ योर ऑन नो मैटर व्हाट के आदर्श वाक्य के साथ वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए एक विंडो सुविधा शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया वीरांगना सेवा केंद्र और ये बहुत अच्छा काम किया गया है। ये वीरांगना सेवा केंद्र भारतीय सेना के वेटरन्स पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। यह प्रणाली आवेदक को ट्रैकिंग, निगरानी, नियमित फीडबैक के साथ शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान करती है। यह वीर नारियों या जो गार्जियंस, निकटतम गार्जियंस हैं जो शहीद के, उनके पास टेलीफोन, एमएमएस, व्हाट्सएप, पोस्ट, ईमेल और सहायता प्राप्त करने के लिए वॉक इन के माध्यम से वीरांगना सेवा केंद्र से संपर्क करने के लिए कई साधन बनाए गए हैं। अगला है भारत गौरव काशी दर्शन। बहुत जरूरी है, आप इसको बहुत ध्यान से देखें। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु के क्रांतिवीर सोंगली रायंडा रेलवे स्टेशन पर भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन एवं देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। ठीक है, यहाँ दो हैं, भारतीय गौरव काशी दर्शन ट्रेन और देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत गौरव काशी दर्शन रेलवे की भारत गौरव ट्रेन नीति के तहत कर्नाटक के मुजराई विभाग द्वारा चलाई जाएगी। यह काशी की यात्रा करने के इच्छुक कई यात्रियों के सपनों को पूरा करेगी। इस ट्रेन में यात्रा के लिए 8 दिन का एक यात्रा पैकेज उपलब्ध होगा जिसमें श्रद्धालु और इसमें विशेष छूट तीर्थ यात्रियों को अतिरिक्त 5,000 रुपए देगी। वंदे भारत ट्रेन, यह ट्रेन बेंगलुरु के रास्ते मैसूर और चेन्नई के बीच चलेगी। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। देखिए, उत्तर भारत में अब तक 4 आ चुकी हैं, दक्षिण भारत की ये पहली वंदे भारत ट्रेन। इस दौरान मोदी जी ने नाथ प्रभु कैंपगौड़ा की 108 फुट की ऊंची कांस्य, ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें आगे चल के हम इसका भी जिक्र करेंगे। इस पर एक अलग विवरण दिया गया है, वहां हम देखेंगे। यहाँ फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि ये जो 5वीं वंदे भारत ट्रेन है, इसका मतलब इससे पहले 4 चल चुकी होंगी और वो 4 कहाँ कहाँ चली वो आपको पता होना चाहिए। इसमें आपकी चौथी ट्रेन जो थी वो ऊना से दिल्ली के लिए चली थी। रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ में, दिल्ली का मतलब है अंब अंदौरा स्टेशन से। और आपकी तीसरी जो चली थी वो आपकी अहमदाबाद से मुंबई और आपकी दूसरी दिल्ली से कटरा और आपकी पहली सबको पता है दिल्ली से वाराणसी। तो ये बात आपको याद रखनी है। और आपकी ये 5वीं तो है ही जो बेंगलुरु के रास्ते होते हुए मैसूर से चेन्नई या चेन्नई से मैसूर चलेगी। ये दक्षिण भारत की पहली है, ये बात याद रखनी है, दक्षिण भारत की पहली। अगला है, भारत के 2 समुद्र तट ऐसे हैं जो ब्लू बीच की सूची में शामिल हो गए हैं
और ये लक्षद्वीप का है, एक मिनिकॉय थुंडी और कदमत समुद्र तट ब्लू बीच दोनों ही लक्षद्वीप के हैं। ब्लू बीच दुनिया के सर्वाधिक स्वच्छ समुद्र तटों को दिए जाने वाला इको लेबल टैग है। इसका उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण और अन्य चिरस्थायी विकास पद्धतियों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निरंतरता को बढ़ावा देना। भारत के 12 समुद्र तट हैं जो अब तक ब्लू फ्लैग टैग में शामिल किए गए हैं। इसमें ईडन आपका पांडिचेरी, कोवलम आपका तमिलनाडु, राधानगर अंडमान निकोबार, इससे पहले जो दिया गया था गोल्डन ओडिशा, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, कप्पड़ केरला, पादुबिद्री कर्नाटक, कासरकोड कर्नाटक, गोगला दीव, शिवराजपुर गुजरात और कदमत बीच लक्षद्वीप, मिनिकॉय थुंडी बीच। ये आप एक बार इनको देख सकते हैं। इसमें आप अहम बात ये है कि आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ कोई भी बीच महाराष्ट्र का नहीं है। महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, इनके कोई बीच शामिल नहीं है। मोस्टली आप देखिएगा कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, दीव और पांडिचेरी, तमिलनाडु। आप कह सकते हैं कि जितने भी आपके पूर्वी तट हैं उनमें ही शामिल हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करिएगा, इस सेंस से भी देखिएगा। अच्छा, ये ब्लू फ्लैग टैग जारी कौन करता है? तो ये डेनमार्क की एक संस्था है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन की ओर से ये जारी किया जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए कुछ मानकों पर खरा उतरा जाता है, जैसे कि पर्यावरण, शैक्षिक सुरक्षा संबंधी ये सारी चीजें हैं, मानदंड। नेक्स्ट है गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सूरजकुंड, देखिए वही सूरजकुंड आ गया जो मैंने कहा कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है। नाउ अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की, जिसमें हमारा पहला मुद्दा है चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता। बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है और इसको अच्छे से याद रखिएगा। 26 से 28 नवंबर 2022 को फ्रांसीसी गणराज्य के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु भारत यात्रा पर रहे। दोनों देशों ने चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की। यह फ्रांस के मंत्री के रूप में सेबेस्टियन लेकॉर्नु की पहली भारत यात्रा है। उन्होंने कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय जाकर भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांता को देखा। भारत और फ्रांस रक्षा एवं आयुध क्षेत्र में भागीदार हैं, जो दोनों देशों के बीच विभिन्न प्रकार के औद्योगिक सहयोग के जरिए भारत की रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने की नीति में योगदान दे रहा है। देखिए, भारत और फ्रांस के बारे में अगर देखा जाए तो G20 के भी सदस्य हैं दोनों देश। और फ्रांस जो है भारत के पक्ष में अक्सर बात करता रहता है, जैसे कि जब 370 हटाई गई थी तो फ्रांस ने भारत का पक्ष रखा हुआ था। जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जब पंथनिरपेक्षता और आजादी पर बात कर रहे थे तो इस पर तुर्की और पाकिस्तान ने काउंटर विवाद किया था। तब भारत ने फ्रांस का समर्थन किया था। और जो फ्रांस है भारत को यूएन में कई बार स्थायी सदस्यता दिलाने की बात कर चुका है, इसका समर्थन कर चुका है। और रक्षा क्षेत्र में भी देखिए, हम 2016 में फ्रांस से हमने राफेल खरीदे, जिनमें 36 राफेल आने हैं, जिनकी फर्स्ट खेप भारत में आ चुकी है। एक हमने 2015 में आईएसए साइन किया है फ्रांस के साथ ही, जो फ्रांस ने शुरू किया था। 2015 की बात ये है, जो कि कोप 21 में शुरू किया गया था। फ्रांस जो है सतत शहरी विकास क्षेत्र में योगदान दे रहा है। और 2019 में ये एक आंकड़ा आया था कि फ्रांस में हमारे 10,000 छात्र स्टडी कर रहे हैं और 2025 तक इस आंकड़े को 20,000 तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारा एक मिशन है शुक्र ग्रह के लिए, जिसका नाम है वायरल। इसमें इसरो को हेल्प कर रहा है फ्रांस और रूस। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत और फ्रांस के काफी अच्छे संबंध हैं। तो ये चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता थी। अगला है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल्स। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल 2022 का आयोजन इंडोनेशिया क्वालिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया। इसकी थीम थी बिल्डिंग बैक बेटर थ्रू क्वालिटी एफर्ट्स। भारत का राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम की एलओसी टीम ने ICQCC 2022 में स्वर्ण। और ये जो विशाखापत्तनम का स्टील प्लांट है, इसको विजाग स्टील प्लांट भी कहा जाता है। ये हमारे देश का पहला तट आधारीकृत एकीकृत इस्पात संयंत्र है। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय भी विशाखापत्तनम में ही स्थापित। और ये देखिए, ये एक नवरत्न कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेदिक शैक्षणिक पीठ की स्थापना की गई। तो बस इतना याद रखना है कि आयुष मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में 3 वर्ष की अवधि के लिए आयुर्वेदिक शैक्षणिक पीठ की स्थापना की गई। अगला है भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग एवं व्यापार समझौता। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक मुक्त आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर ऑस्ट्रेलिया की संसद ने अपनी मोहर लगाई है। ये समझौता इसी वर्ष 2 अप्रैल, इसी वर्ष तो नहीं कह सकते क्योंकि अब 2023 आ चुका है, ये 2022 में
2 अप्रैल को ये समझौता हुआ था, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। 22 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया ने इस पर मोहर लगा दी, ठीक है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया द्वारा 100% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त किए जाएंगे। ईसीटीए अर्थव्यवस्था के कई सेक्टरों को, विशेष रूप से आपका क्लॉथ का है, रत्न, आभूषण, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बढ़ावा देगा। और इसमें एक चीज अहम है, भारत के योग गुरुओं तथा शेफ्स के लिए प्रत्येक वर्ष 1800 लोगों को वर्क वीजा कोटा दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को 4 वर्ष का वर्क वीजा मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। वर्तमान समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 31 अरब डॉलर का कारोबार है। 2026-27 तक वस्तु निर्यात में 10 अरब डॉलर का इजाफा हो सकता है, ऐसा माना गया है। अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के मध्य कारोबार 40 से 45 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीपीआई शिखर सम्मेलन 2022। 22 नवंबर 2022 को राजीव चंद्रशेखर ने जापान के टोक्यो में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को वर्चुअली, ये देखिए ये पूरा समिट जो हुआ था वर्चुअली आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में निवर्तमान परिषद अध्यक्ष फ्रांस द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई थी। जापान का टोक्यो इस शहर के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर रहा। पहली बार ये एशिया के किसी शहर को मिली इसकी मेजबानी करने को। इस बैठक में 4 विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें आपके थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा शासन, कार्य का भविष्य, नवाचार और व्यवसायीकरण। जीपीआई सदस्य देश जो हैं अभी तक जीपीएआई के सदस्य देश 25 हैं, जिसमें भारत संस्थापक देश के रूप में ही शामिल हुआ था और इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। और इसका जो सचिवालय है मैं यहाँ लिखे दे रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आएगा, वो पेरिस में है, जो ओईसीडी आपकी एक संस्था है उसके द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसा माना गया है कि इस सम्मेलन में दिए गए विषयों पर यह ध्यान दिया जाए, भारत की जीडीपी में 450 से 500 बिलियन डॉलर और इजाफा कर सकती है, जो कि देश के 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया है उसका 10% होगा। भविष्य में 2035 तक इसमें 967 बिलियन डॉलर का इजाफा हो सकता है। ये इसके लिए एडिशनल चीजें थी जो कि यहाँ मेंशन नहीं थी। नेक्स्ट है आपका इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। इसको भी आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। बस इसमें याद क्या रखना है, ये देखना है कि ये तो है हिंद प्रशांत रीजनल डायलॉग, इसका चौथा संस्करण ये था और इसकी जो थीम थी ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है, ये एक ही शब्द है। उद्देश्य इससे समझ में आ रहा है आपको थीम से कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होने वाले अवसरों और चुनौतियों पर समीक्षा करना है। ये भारतीय नौसेना के लिए एक शीर्ष स्तरीय इंटरनेशनल वार्षिक सम्मेलन है। भारतीय नौसेना के लिए मैं लिख दे रही हूँ। और इसको आयोजित कौन करवाता है? एक आपका एनएमएफ है, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, जो कि नेवी का पार्टनर है, इंडियन नेवी का, और ये इसका मुख्य आयोजन करता भी है। और ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये विश्व की सबसे अधिक आबादी धारक आर्थिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है। इसमें 4 महाद्वीप शामिल हैं। कौन कौन से आपको समझ में आ रहा होगा नाम से। एक तो आपका एशिया है, दूसरा आपका अफ्रीका है, तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया है और चौथा आपका अमेरिका है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है इसमें। और देखिए इसमें फैक्ट दिए गए। आईपीआरडी के पहले 2 संस्करण 2018-19 में क्रमशः नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे और कोविड-19 के चलते जो तीसरा था वो 2020 में रद्द कर दिया गया था, जिसको 2021 में किया गया था, लेकिन वर्चुअल मोड में। नेक्स्ट है G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई। तो वही G20 की अध्यक्षता भारत के अधीन है अभी। और G20 के अंतर्गत ऐसी ये तो दूसरी बैठक थी, इस तरह की 200 बैठक होंगी वर्ष भर में। आपको बताया था G20 पे एक सेपरेट बातचीत होगी अगले मुद्दे में, शायद इसमें आगे एक इशू दिया होगा। पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव। इसमें बस इतना याद रखना है कि 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवी चंद्रशेखर ने भोगोर में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य आसियान देशों और भारत के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देना और इसे सशक्त बनाना है। अगला है CNSO एशिया प्रशांत सम्मेलन। इसको कांसो भी कहते हैं, कांसो एशिया प्रशांत सम्मेलन। तो एग्जाम में इस तरह से आ जाए तो टेंशन नहीं करनी है।
इसको केंद्रीय नागर विमानन और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा में सिविल नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका जो थीम है थिंक ग्लोबल कोलैबोरेट रीजनल एकम्प्लिश लोकल है। भारत का जो विमानन उद्योग है लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर सृजित करता है, जो कि विश्व की जीडीपी का, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 1.4%। कांसो हवाई यातायात प्रबंधन उद्योग की वैश्विक आवाज है, ग्लोबल वॉइस, और ये हमारे भविष्य के आसमान को भी आकार दे रही है। अगला है बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई है। ये बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम है। इसकी दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक भारत की मेजबानी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और कृषि मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बस इतनी बात याद रखने योग्य है। बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी। इसमें दक्षेश, जो कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है, उसके 5 देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के 2 म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। अगला है आपका 16वां डायरिया रोग एवं पोषण पर एशियाई सम्मेलन 2022। ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कोलकाता में 16वें डायरिया रोग और पोषण पर एशियाई सम्मेलन को संबोधित किया है। इसकी थीम देखिए बहुत बड़ी है, मुझे लगता नहीं है एग्जाम में आने की कोई संभावना है। हालांकि मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़ी थीम है, बल्कि आप खुद सोच सकते हैं कि इतने बड़े-बड़े 4 ऑप्शन आएंगे तो संभावना ना के बराबर है इसकी। ये जो है यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसमें भारत और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देश भी शामिल थे, अफ्रीकी देश और अमेरिकी देश भी शामिल थे, जो कि वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस सम्मेलन में 2030 तक हैजा को समाप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। 2030 तक हैजा को समाप्त करने के लिए रोड मैप पर काम किया जाएगा। ये बात याद रखने योग्य है। अगला है संघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो किया है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। यह बैठक ब्लॉक के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर केंद्रित थी, जो वार्षिक बजट को भी मंजूरी देती है। भारत अगले वर्ष 2023 के मध्य में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बात कर लेते हैं अगर एससीओ के बारे में, तो एससीओ की स्थापना 2001 में इस पर एक योजना तैयार करी गई थी और 2003 में ये अस्तित्व में आया एक्टिवली। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका, हेडक्वार्टर कहें और सचिवालय दोनों ही आपके संघाई में है, और इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो रूसी और चीनी है। भारत जो इसका सदस्य बना वो 2017 में बना था। इतना बस याद रखना है। 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, ये कंबोडिया के 3 दिवसीय दौरे पर गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कंबोडिया के नॉम पेन्ह में 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सहित भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। और देखिए आसियान के बारे में आप सभी जानते हैं, एक बार देख सकते हैं, इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। एक क्षेत्रीय समूह संगठन है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके सदस्य देश हैं ब्रुनई, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यानी जितने भी आपके पूर्वी राज्य हैं। भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद डायलॉग भागीदार देश हैं। आसियान भारत संवाद संबंध 1992 में एक क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना अलग से हुई थी। अगला और इम्पोर्टेंट है आपका 12वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन। इसका आयोजन अगले वर्ष से मतलब है ये जब प्रिंट हो चुकी होगी, 15 से 17 फरवरी 2023 तक भारतीय विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार द्वारा संयुक्त रूप से फिजी के नाडी शहर में किया जाएगा। यह पहला मौका है जब पैसिफिक क्षेत्र के किसी देश में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, वी मुरलीधरन और फिजी के शिक्षा मंत्रालय विरासत कला के स्थायी सचिव अंजिला जोखान की मौजूदगी में सम्मेलन के लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। हिंदी भाषा फिजी के संविधान की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। फिजी में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर यूनिवर्सिटीज में भारतीय मूल के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में प्रचलित है। फिजी में हिंदी की शुरुआत जो हुई थी 1879 में हुई थी। उस समय गन्ना के खेत में काम करने के लिए भारत से करीब 60,000 मजदूरों को फिजी ले जाया गया था। इनमें से अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के थे। अब तक दुनिया के 11 अलग-अलग देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। फिजी के साथ ही न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस समेत कई देशों में हिंदी भाषा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन किसने चलाई है? रिकॉर्ड बनाया है स्विट्जरलैंड ने। इन्होंने 2.91 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई है। इसे प्रेदा से वर्गुन के मध्य चलाया गया है। इस ट्रेन में 100 कोच, 4 इंजन हैं। इसको 7 ड्राइवरों द्वारा एक साथ संचालित किया गया था।
जिसे आल्प्स की पहाड़ियों में चला, और ये जो आल्प्स की पहाड़ियां ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में जुड़ी हुई हैं, ये बात याद रखनी है। इसे विश्व की सबसे लंबी ट्रेन होने का दावा दिया गया है। इससे पहले 1991 में 1.73 किलोमीटर लंबी यात्री ट्रेन का अपना ही पुराना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। अच्छा, भारत के संदर्भ में देख लेते हैं तो 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई थी। इसका नाम दिया गया था सुपर वासुकी और इसकी लंबाई थी 3.5 किलोमीटर। इस मालगाड़ी में कुल 27,000 टन वजन लोड था। इस मालगाड़ी में कुल 295 डिब्बे लगे हुए थे। अगर लंबाई के तौर पर देखा जाए तो ये अधिक लंबी है, बल्कि वो पैसेंजर ट्रेन है, ये फ्री ट्रेन है। COP27 मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है फॉर एनी एग्जाम। देखिए, ये 6 नवंबर 2022 के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन आयोजित किया गया। इसमें जो याद रखने योग्य बातें हैं वो कुछ ये हैं कि एक तो इसको आयोजित किया गया इजिप्ट में, शर्म अल शेख में। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 27वां यहाँ हो रहा है, तो 28वां कोप कहाँ होगा? ये होगा इजिप्ट में, इजिप्ट के यूएई में। वो सॉरी, मैं क्या करी, जो 28वां होगा वो आपका होगा यूएई में। और इस बार इसको नाम दिया गया है अफ्रीकी कोप। वो इसलिए कि ये पहली बार अफ्रीका में आयोजित किया गया है। और इससे पहले वाला जो 26वां था वो स्विट्जरलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया गया था। इस बैठक में 90 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों और 190 देशों की अनुमानित प्रतिनिधि, बस इतनी बात याद रखनी है कि 190 देशों ने हिस्सा लिया था। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने पर चिंता जताई गई है, इस पर बात हुई है। इसके अलावा 2025 के बाद के जलवायु वित्त लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इस बार के कोप में। यह 2016 के बाद अफ्रीका में आयोजित पहला जलवायु शिखर सम्मेलन है। भारत ने भी वर्ष 2002 में नई दिल्ली में कोप 8 की मेजबानी की थी। कोप 8 की मेजबानी भारत ने की थी, लेकिन अब तक कितने कोप हो चुके हैं वो देख लेते हैं। आपका पहला हुआ था 1995 में, जो कि बर्लिन में हुआ था। तीसरा आपका हुआ था जापान में 1997 में, और यहीं पे आपकी क्योटो प्रोटोकॉल की अवधारणा दी गई थी। इसके बाद 8वें की अगर बात करें तो ये भारत में ही हुआ था और 2002 में हुआ था। यहाँ पे ऊर्जा परिवहन अनुसंधान के साथ साथ सतत विकास के लक्ष्यों पर बात हुई थी। ये हम उन पर डिस्कस कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 21वां आपका 2015 में हुआ था, पेरिस में हुआ था। और इसी 21वें सम्मेलन में 2015 में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर भारत और पेरिस ने मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा पर बात की गई थी। और यहीं पर कार्बन उत्सर्जन जो था 2 डिग्री से नीचे लगभग 1.5 डिग्री तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया था। ग्लोबल वार्मिंग पे बात हुई थी। इसके बाद जो आपका 26वां हुआ था, मैं इसको यहीं लिख रही हूँ। 26वां आपका जो हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में। इसमें मोदी जी ने स्वयं भारत के लिए एक लक्ष्य लिया था, जिसमें उन्होंने भारत को शून्य उत्सर्जन कार्बन देश बनाने की उद्घोषणा की थी। जीरो उत्सर्जन या फिर कार्बन न्यूट्रल। तो इतनी बातें आपके लिए याद रखने योग्य हैं। बाकी इस बार के कोप में एक बहुत जरूरी चीज ये और देख लीजिए, एक कोप शील्ड पैकेज का भी आयोजन किया गया। इसमें होता क्या है कि ऐसे देश जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते या बाढ़ या सूखे इत्यादि जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां पे ज्यादा विनाशकारी सूखा है या जलवायु परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी और भयंकर विनाशक तरीके से होता रहता है, और जो आर्थिक रूप से थोड़े पिछड़े हुए भी हैं या जो विकासशील हैं, विकास की रेस में दौड़ रहे हैं, ऐसे देशों को आर्थिक सहायता देने के लिए कोप शील्ड पैकेज वितरित किया गया। और इस बार अभी ये वितरित किया जा चुका, जिसमें सबसे पहले चुना गया है बांग्लादेश को, आपका कोस्टा रिका, फिजी, घाना, पाक और फिलीपींस को आप शायद देख पा रहे होंगे। और ये जो कोप शील्ड पैकेज है ये देगा कौन? इसमें सहयोग करेंगे G7 के देश, V20 के देश और G20 की कंट्रीज, और अन्य बहुपक्षीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी इसमें सहायता करेंगे। बाकी UNFCCC के बारे में सब लोग जानते ही होंगे, इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको आप कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और इसमें 198 सदस्य देश हैं, 197 देश और एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन है,
ये प्रतिवर्ष कई बार बैठकें करते हैं। इनका सचिवालय जर्मनी के बॉन में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है। अगली बात करते हैं तो G20 शिखर सम्मेलन, ये आपका किसी न किसी एग्जाम में जरूर ही आ जाएगा, चाहे बीपीएससी की बात हो, चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे यूपीपीएससी की बात हो, आरओ, एआरओ या आयोग से जुड़े किसी भी एग्जाम की बात हो। G20 शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2022 वाला, जैसा कि मैंने वहां जब चर्चा की थी G20 मंडप के दौरान, तब बताया हुआ था कि 2022 वाला यानी कि जो 17वां है वो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था और यहीं से भारत की अध्यक्षता ग्रहण करी थी नरेंद्र मोदी जी ने इंडोनेशिया के दौरे पर जाके। और 18वां भारत में आयोजित होगा और अगले वाला जो है वो ब्राजील में आयोजित होगा। थीम है इसकी थीम है नहीं थी, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ये 17वें की बात हो रही है। मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को। अच्छा, आप अभी बताइए जो भारत में हो रहा उसकी थीम क्या है? हम थोड़ी देर पहले ही अभी चर्चा कर चुके थे। आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण सहित अन्य मुद्दों पर मुख्य तौर पर फोकस किया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में पहली मीटिंग हुई थी इसकी। और देखिए एक बात और इम्पोर्टेंट है, इसकी जो एक मीटिंग है या कह सकते हैं एक बैठक, वो स्वराज द्वीप पर भी होगी। अब ये स्वराज द्वीप कहाँ है इसको आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी इस पर पीछे हमने बात कर ली थी, जहां इसके लोगों के बारे में बात की गई है, वहां लिखा हुआ है लोगों में देवनागरी लिपि में भारत और मदर ऑफ डेमोक्रेसी ओनली वन वर्ल्ड, जहां पे लोटस का चिन्ह बना हुआ है जो कि आपकी आस्था और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ लिखी हुई है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद G20 समूह का गठन हुआ था। वैश्विक स्तर पर आर्थिक मामलों में सहयोग के लिए समूह काम करता है। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। तो ये था आपका पार्ट 1 का एनालिसिस। इससे आगे बात करेंगे हम पार्ट 2 में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।